हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स पार्ट, और हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी ओहम्स लॉ से। चलिए शुरू करते हैं। ओहम्स लॉ वेरी 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 इम्पोर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंट है। यस, इज देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर एंड द करंट थ्रू इट। हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर ली, दैट इज वी। हम लोगों ने करंट की बात कर ली, दैट इज आई। कहते क्या इन दोनों का कोई रिलेशन है? लेट अस एक्सप्लोर विद एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी करते हैं। अगेन दिस एक्टिविटी इज क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए क्या एक्टिविटी है देखते हैं हम लोग। Set up a circuit as shown in figure 12.2 consisting of a nichrome wire XY of length say 0.5 meter, an ammeter, a voltmeter and 4 cells of 1.5 volt each. Nichrome is an alloy of nickel, chromium, manganese and iron metals. तो आपको सर्किट सेटअप करना है जैसा कि फिगर में ये दिखाया गया है। एक्स वाई एक नाइक्रोम की वायर है। नाइक्रोम एक अलॉय है निकल, मैग्नीज, क्रोमियम और आयरन मेटल का। एक एमीटर लगाना है, एक वोल्ट मीटर लगाना है और 1.5 वोल्ट के 4 सेल आपने कनेक्ट करने हैं जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। तो ये आपकी एक्टिविटी का फर्स्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए अब सही है। फर्स्ट, अब यूज ओनली वन सेल एज द सोर्स इन द सर्किट। सबसे पहले सिर्फ एक सेल को ही सर्किट के अंदर यूज करना है। हमारे पास टोटल 4 सेल्स हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ एक ही सेल यूज करेंगे पहली बार। नोट द रीडिंग इन द एमीटर आई फॉर द करंट एंड रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर वी फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द नाइक्रोम वायर एक्स वाई इन द सर्किट। अब एक सेल की वजह से जो सर्किट में करंट फ्लो करने वाला है उसकी रीडिंग एमीटर में, और जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने वाला है उसकी रीडिंग वोल्ट मीटर में आप लोग चेक करें। टैबुलेट देम इन द टेबल गिवन, और जो टेबल इन्होंने बनाया हुआ है उस टेबल में उसको फिल करते। इस कॉलम में करंट की वैल्यू आएगी, यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू आएगी, और v अपॉन आई मतलब जो वी आई है और जो आई आया है उनको डिवाइड भी करना है। नोमिनेटर में वोल्टेज और करंट आपका आएगा डिनोमिनेटर में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट कनेक्ट टू सेल्स इन द सर्किट एंड नोट द रिस्पेक्टिव रीडिंग्स ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर फॉर द वैल्यूज ऑफ करंट थ्रू द नाइक्रोम वायर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द नाइक्रोम वायर। अब आपने 2 सेल कनेक्ट कर देने हैं, यानी कि जो वायर आप पहले यहाँ पे लगा रहे थे अब ये वायर यहाँ पे लग जाएगी। इससे 2 सेल आपके सर्किट में आ गए। अब 2 सेल की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट फ्लो कर रहा है इसकी रीडिंग आप लोग नोट कर लोगे। रिपीट द अबव स्टेप्स यूजिंग 3 सेल एंड देन 4 सेल इन द सर्किट सेपरेटली। फिर आपने तीसरे स्टेप में 3 सेल और फिर लास्ट में 4 सेल के साथ सेम पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की रीडिंग्स नोट करके टेबल में लिखनी है। Calculate the ratio of V to I for each pair of potential difference V and current। आपने पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की जो रिस्पेक्टिव वैल्यूज आएंगी उनको आपस में डिवाइड करना है, यानी कि उनका रेशियो निकालना है। प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन V एंड I एंड ऑब्जर्व द नेचर ऑफ द ग्राफ। अब आपने जो वैल्यूज आई हैं वोल्टेज और करंट की उसका एक ग्राफ ड्रॉ कर लो और देखो ग्राफ की नेचर क्या आएगी। क्या आ रही है ग्राफ की नेचर? स्ट्रेट लाइन जा रही है, मतलब जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता जा रहा है करंट भी इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये ग्राफ आपके पास आया है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। इन दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में यू विल फाइंड दैट अप्रोक्सीमेटली द सेम वैल्यू फॉर v अपॉन आई इज ऑब्टेन्ड इन ईच केस। आपको ये पता चलेगा कि v अपॉन आई को जब आप डिवाइड करते हो तो अप्रोक्सीमेटली सेम वैल्यू ही आती है। अप्रोक्सीमेटली का मतलब क्या है कि सपोज करो एक बार v अपॉन आई करके मेरे पास 4.01 आ गया, तो नेक्स्ट मेरे पास सपोज कर लो 4.02 आ गया, तो मतलब आसपास ही रहेगी वैल्यूज एक दूसरे के, कुछ ज्यादा फर्क नहीं आएगा। Thus the VI graph is a straight line that passes through the origin of the graph।
तो जो आप इनको पॉइंट्स को कनेक्ट करोगे तो ये एक आपको सीधी लाइन दिखाई देगी जो ओरिजिन यानी कि 0 से पास करेगी। एज शोन इन फिगर, जैसा फिगर में दिखाया गया है, दस V अपॉन I इज ए कांस्टेंट रेशो। तो इसका मतलब क्या है, वोल्टेज भी बदल रही है, करंट भी बदल रहा है, लेकिन वो इस तरीके से बदल रहे हैं कि उनका जो रेशो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू आप लोगों को मिलने वाली है। इन 1827 में जर्मन फिजिस्ट जॉर्ज सीमन ओहम, तो ये ओहम एक साइंटिस्ट, founded out the relationship between the current I flowing in the metallic wire and potential difference across its terminals. ओहम ने एक रिलेशन फाइंड किया करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, जब करंट एक मेटालिक वायर से फ्लो कर रहा था और उसके एंड्स यानी टर्मिनल्स पर एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप था। The potential difference V across the ends of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it. ये देखा गया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है V वायर के अक्रॉस सर्किट पे, वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है, प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट यानी कि सेम रहना चाहिए। जिस टेम्परेचर पे आपने ये अपनी एक्टिविटी स्टार्ट की है उसी टेम्परेचर को आपने थ्रू आउट कंटिन्यू रखना है। दिस इज कॉल्ड ओहम्स लॉ और इसको ओहम्स लॉ बोलते हैं। तो ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आपकी आ गई। वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्होंने स्टेटमेंट में दे दिया है। तो आप इसको हटाने के लिए कांस्टेंट लगा देते हो, सपोज करो मैंने के लगा दिया, तो V अपॉन आई इज इक्वल टू के कांस्टेंट। तो ये तो नॉर्मल है कि के कांस्टेंट आ गया, लेकिन यहाँ पे जो कांस्टेंट है के उसको अपन ने मिलकर देना है आर। आर क्या चीज है वो अभी आपको पता चलेगा। तो यानी कि इसका मतलब V इज इक्वल टू आई आर, आपके पास एक फॉर्मूला तैयार हो गया, नया फॉर्मूला आपके लिए आज के दिन का। पहले क्लियर कर दें थोड़ा स्क्रीन को। ओके, R is a constant for the given metallic wire at a given temperature and is called resistance. जो R है उसका नाम रेजिस्टेंस है। ये एक मेटालिक वायर जिस मटेरियल के आपके पास गिवन होगी उसके लिए और एक गिवन टेम्परेचर पे वैल्यू फिक्स रहती है। मतलब अगर आप वायर चेंज कर दोगे और अगर आप टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो फिर ये R की वैल्यू बदल जाएगी। लेकिन अगर टेम्परेचर आपका एक गिवन है, सेम है, और वायर आप सेम ले रहे हो, लेंथ वगैरह, एरिया वगैरह, नेचर भी, तो फिर ये एक कांस्टेंट वैल्यू आपको मिलेगी जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस। कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि वो चार्जेस को फ्लो होने से रोकती है। रेजिस्ट होता है रोकना या विरोध करना, थ्रू इट, जब वो चार्ज इसके थ्रू फ्लो करता है तो इसका काम है रेजिस्टेंस क्या प्रॉपर्टी, कि चार्ज को फ्लो होने से रोकना। इट्स एसआई यूनिट इज ओहम। एसआई यूनिट जो है रेजिस्टेंस की ओहम है। रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर ओहम, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ओहम ये लेटर यूज किया जाता है। अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंगली R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो ये हमारे पास फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू V upon I, we can say like this also. आगे, if the potential difference across the two ends of a conductor is 1 volt, अगर किसी कंडक्टर के, सपोज करो ये कंडक्टर है, इसके एंड्स हो गए A एंड B, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है अगर 1 वोल्ट है एंड करंट थ्रू इट इज 1 एम्पियर, और यहाँ से करंट 1 एम्पियर का फ्लो हो रहा है, देन द रेजिस्टेंस आर ऑफ द कंडक्टर, तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होएगी V अपॉन आई, वोल्टेज 1 है और करंट भी 1 है, तो दिस विल बी योर 1 ओहम रेजिस्टेंस। तो यानी कि जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, अगर डिफाइन करना हो तो सारी क्वांटिटीज को 1 1 कर दें, यू विल गेट द डेफिनेशन ऑफ यूनिट जो भी है आपके पास उसकी आ जाएगी। तो ये 1 वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस और 1 एम्पीयर का करंट फ्लो करेगा, तो उसे हम लोग रेजिस्टेंस बोलेंगे ऑफ 1 ओहम। ओके, ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन वी गेट I इज इक्वल टू V बाय R। बिल्कुल क्लियर ही है ये, V इज इक्वल टू आई आर होता है।
तो अगर आप R को डिनोमिनेटर में ले आओ तो I इज इक्वल टू V बाई R बन जाएगा। इट इज ऑब्वियस फ्रॉम इक्वेशन 12.7, यानी कि ये जो हमने अभी लिखा है या फिर यहाँ आपकी बुक में लिखा हुआ है, करंट थ्रू अ रेजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जो करंट है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली है, मतलब अगर रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट कम हो जाएगा, या फिर अगर रेजिस्टेंस कम कर देंगे तो करंट इंक्रीज हो जाएगा। इफ द रेजिस्टेंस इज डबल द करंट गेट्स हाफ। अगर आपने R डबल कर दिया तो करंट हाफ हो जाएगा, और वी कैन से अगर R आप लोग ट्रिपल कर दोगे तो करंट 1/3 हो जाएगा। In many practical cases, it is necessary to increase or decrease the current in an electric circuit. काफी सारे प्रैक्टिकल केसेस में ये जरूरी होता है कि जब आप करंट का अमाउंट कम या ज्यादा करना चाहते हो। एग्जाम्पल आपको देनी यहाँ पे चाहूंगा, जैसे इलेक्ट्रिक फैन होता है, आप कभी उसको 1 पे चलाते हो, कभी 2 पे, कभी 3 पे, मतलब आप उसके मोशन को कंट्रोल करना चाहते हो। तो मोशन का कंट्रोल किस पे डिपेंड करता है? करंट का अमाउंट। जब आप 1 पे चला रहे हो तो यानी कि करंट कम हो गया, तो वो कम, वो मतलब मूव करेगा, धीरे धीरे चलेगा। 2 पे स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है, 3 पे और बढ़ जाती है। तो मतलब ये नेसेसरी हो जाता है करंट को कम या ज्यादा करना किसी सर्किट में। कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। और ऐसे एक चीज जो कि करंट को रेगुलेट करती है बिना वोल्टेज सोर्स को चेंज किए, उसे हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं। यानी कि एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसी चीज है आपके पास जो कि करंट को रेगुलेट कर रही है, करंट को कांस्टेंट कर रही है बिना वोल्टेज सोर्स चेंज किए, तो उसे हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं। In an electric circuit, a device called rheostat is often used to change the resistance in the circuit. इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर एक डिवाइस जिसको रियोस्टेट कहते हैं उसको यूज किया जाता है ताकि वो सर्किट का रेजिस्टेंस को चेंज कर दे। We will now study about electrical resistance of a conductor with the help of following activity. अब हम लोग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में स्टडी करेंगे एक एक्टिविटी से जो आपको नीचे दी हुई है। तो मतलब रेजिस्टेंस के बारे में हमें और भी कुछ जानने को मिलने वाला है इस एक्टिविटी के थ्रू। चलिए एक्टिविटी रीड करते हैं। एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी से क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कई बार डायरेक्ट एक्टिविटीज भी आ जाती हैं, तो इनको जरूर अच्छे से पढ़ना है। टेक अ नाइक्रोम वायर, अ टॉर्च बल्ब, 10 watt bulb एंड एमीटर, ए प्लग की सम कनेक्टिंग वायर्स। एक नाइक्रोम की वायर ले लें जो अलोय है, एक टॉर्च बल्ब ले लें, एक 10 वॉट का बल्ब, एक एमीटर लेना है प्लग की, और कुछ वायर्स जो इन सभी चीजों को आपस में कनेक्ट कर सके इकट्ठे या 1 by 1। Set up the circuit by connecting 4 dry cells of 1.5 volt each in series with the ammeter, leaving a gap XY in the circuit as shown in figure। जैसा फिगर में दिखाया गया है, आपको 4 सेल कनेक्ट करने हैं सर्किट में और XY के बीच में एक गैप रख देना है। ये जगह खाली रख दी है और 4 सेल हम लोगों ने यहाँ पे सर्किट में कनेक्ट कर दिए हैं सीरीज के अंदर, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है। Complete the circuit by connecting the nichrome wire in the gap XY। अब आपको करना क्या है, XY गैप में पहले नाइक्रोम वायर कनेक्ट कर देनी है। प्लग द की, स्विच ऑन कर दें। नोट डाउन द एमीटर रीडिंग, आपने करंट की रीडिंग नोट करनी है। टेक आउट द की फ्रॉम द प्लग, रीडिंग नोट हो गई, अब आप इस की को बाहर निकाल दें या फिर स्विच ऑफ कर दें। ऑलवेज टेक आउट द की फ्रॉम द प्लग आफ्टर मेजरमेंट द करंट थ्रू द सर्किट। हर बार जैसे आपने करंट की रीडिंग ले लेनी है, आपने स्विच ऑफ या की बाहर निकालनी ही निकालनी है। ओके, तो अभी तक हमने नाइक्रोम वायर से करंट देख लिया है कि कितना पास हो रहा है, वो हमने नोट कर लिया। चलिए अब आगे देखते हैं क्या होने वाला है। रिप्लेस, यहाँ पे आ गए हम लोग। Replace the nichrome wire with the torch bulb in the circuit and find the current through it by measuring the reading of the ammeter। अब जहाँ पे आपने नाइक्रोम वायर लगाया था उसकी जगह पर एक टॉर्च बल्ब लगा दें और फिर फाइंड करें कि अब कितना करंट वहां पे फ्लो कर रहा है, जो आप लोग एमीटर से चेक करोगे। नाउ रिपीट द अबव स्टेप विद द 10 watt bulb in the gap XY। अब आपने वो टॉर्च बल्ब भी हटा देना है और उसकी जगह पे आपने 10 वोल्ट का बल्ब लगा देना है।
आर द एमीटर रीडिंग्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स कनेक्टेड इन द गैप एक्स वाई? क्या एमीटर की रीडिंग्स अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए अलग अलग थी जो अपन ने गैप में यूज की? बिल्कुल जी, अलग अलग थी। व्हाट डू द अबव ऑब्जर्वेशंस इंडिकेट? क्या इंडिकेट करती है कि हर चीज की जिसकी पावर रेटिंग अलग है उसको अलग करंट चाहिए प्रॉपर ऑपरेट करने के लिए। You may repeat this activity by keeping any material component in the gap. आप ये एक्टिविटी कोई और मटेरियल कंपोनेंट रख के भी कर सकते हैं रिपीट। ऑब्जर्व द एमीटर रीडिंग, एमीटर की रीडिंग देखते जाइए इन ईच केस, हर केस में, एंड एनालाइज योर ऑब्जर्वेशंस, अपनी जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको ध्यान से देखें। अब देखिए जैसे मैं आपसे सिंपल बताता हूँ, आप अपने घर पे पानी की मोटर चलाते होंगे, इलेक्ट्रिक मोटर, और एक आप अपने घर पे फैन भी ऑन करते होंगे। तो आपने देखा होगा कि मोटर जो है वो ज़्यादा तेज चल रही है या ज़्यादा करंट वो ड्रॉ कर रही है, और जो फैन होता है वो एज कम्पेयर टू मोटर कम करंट टेक ओवर करेगा या उसमें से करंट कम पास करता है। तो उसका मतलब क्या है, जैसे डिवाइस चेंज होता है, पावर रेटिंग अगर अलग अलग है तो उनके करंट की रिक्वायरमेंट भी अलग अलग हो जाती है। चलिए, in this activity we observe that current is different for different component। वही बात हो गई, अलग अलग components के लिए करंट की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। why do they differ? अब वो अलग क्यों है? हर डिवाइस के लिए सेम करंट की वैल्यू क्यों नहीं है? अब वो अलग अलग क्यों है? certain components offer an easy path for the flow of electric current while the others resist the flow। इसकी वजह यह है कि कुछ कंपोनेंट तो बहुत आसानी से चार्ज को फ्लो करने देते हैं, लेकिन कुछ उसको रोकते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, आप अपने एक एक रोड पे जा रहे हो और यहाँ पे इतना सा एक स्टोन है। अगर आप यहाँ पे अपनी बाइक पे आओगे, ठीक है, थोड़ा स्टोन बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा, तो आपको बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि इससे आपका जो है वो थोड़ा सा हर्ट हो सकता है अगर आपने इसको ध्यान से क्रॉस नहीं किया। लेकिन अब अगर इसी स्टोन पे आप एक ट्रक लेके आ रहे हो, ट्रक बड़ा होता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इस ट्रक को आसानी से, मतलब हो सकता है इसके कुचलते हुए आगे चले जाओ। तो वही चीज यहाँ पे कि कुछ कंपोनेंट में से जब करंट पास करेगा तो कुछ तो उसको आसानी से पास करने देते हैं कि चले जाओ, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन कुछ उसका विरोध करते हैं कि नहीं जाना, कम जाना है, लाइक दैट। वी नो, नेक्स्ट पेज खोलेंगे, दैट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रिक सर्किट कॉन्स्टिट्यूट एंड करंट। हमें पता है जब चार्जेस मूव करते हैं या इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एक सर्किट में, तब उससे करंट बनता है। द इलेक्ट्रॉन्स हाउएवर आर नॉट कंप्लीटली फ्री टू मूव विद इन अ कंडक्टर। लेकिन ये हमने पहले पढ़ा है, एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते मूव करने के लिए कि वो अपने आप इधर से उधर मूव कर जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। They are restrained by the attraction of the atoms among which they move। उनको एटम्स अट्रैक्ट अपने पास करके रखती हैं, इसीलिए उनका जो मोशन होता है वो रिस्ट्रेन कम हो जाता है। हमें पता है एटम में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज को होल्ड करके रखेगा। Thus motion of electrons through a conductor is retarded by its resistance। तो ये जो अट्रैक्शन है यही रेजिस्टेंस का काम करेगी, और जो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन है उनको रिटार्डेशन, मतलब उनकी मूव करने की जो वेलोसिटी है उसको कम कर देगी। A component of a given size that offers a low resistance is a good conductor। अगर आपके पास दो यहाँ पर कंडक्टर हैं, सेम साइज है, लेकिन अगर इसका रेजिस्टेंस कम है और इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो इसका रेजिस्टेंस कम होने से इसमें करंट ज्यादा फ्लो करेगा और यहाँ पे करंट कम फ्लो करेगा, तो इसे आप लोग ज्यादा बेटर कंडक्टर कहोगे एज कंपेयर टू दिस। कंडक्टर हैविंग सम एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रेजिस्टर। एक ऐसा कंडक्टर जिसका कुछ ना कुछ ऐसा रेजिस्टेंस है जिसे ना तो आप निग्लेक्ट कर सकते हो और इतना ज्यादा भी नहीं कि वो बिल्कुल ही फ्लो ना करने दे, मतलब फ्लो करेगा, ऑफर करेगा प्रॉपरली, तो उसको रेजिस्टर बोलेंगे। component of identical size that offers a high resistance is a poor conductor। अब वही बात कंपोनेंट पे आ गई, आपके पास दो चीजें हैं, कंपोनेंट है, साइज दोनों का सेम है, अगर इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस तो इसको पुअर कंडक्टर बोला जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा है तो यानी कि करंट कम फ्लो करवाएगा, और करंट अगर कम फ्लो कर रहा है तो ऑटोमेटिकली है वो पुअर कंडक्टर माना जाता है। एन इंसुलेटर ऑफ द सेम साइज ऑफर्स इवन हाई रेजिस्टेंस। और अगर हम लोग इसकी जगह पर, कंडक्टर की जगह पर सेम साइज का इंसुलेटर ले लें
तो वो मतलब बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। जैसे वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, इनमें से करंट पास ही नहीं करता है। तो ये आपके लोगों के इंसुलेटर की कैटेगरीज में आते हैं। तो आई होप कि आपको इतना जो पार्ट है आपका क्लियर हुआ होगा, ओहम्स लॉ और रेजिस्टेंस एसआई यूनिट ऑफ डेफिनेशन। फिर मिलेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर पार्ट के साथ। टिल देन थैंक यू, गुड बाय।